Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Fatma Bloch. Firstly, I will thankful to you, Sir Mubashir, for giving me a golden opportunity, and I hope you all are fine. Now, let's start our topic. Firstly, classification of annelids. Phylum Annelida have three classes. Number 1, class Polychaete. Number 2, class Oligochaeta. Number 3, class Hirudina. Now I am discussing about my main topic, class Polychaeta. Poly means many, chaete means hair. इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है जिसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, पॉलीचेट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ एनलीड क्लासेस. पॉलीचेट फाइलम एनलीडा की सबसे बड़ी क्लास है. पॉलीचेट्स आर मोस्टली मैरीन. दे आर 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इनकी जो बॉडी है वो 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है. दे हैव मोर देन 5300 स्पीशीज़. इनमें 5300 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं. पॉलीचेट्स आर अडाप्टेड इन मैनी हैबिटेट. ये बहुत सारी हैबिटेट में अडाप्टेशन कर सकते हैं, जैसे कि ओशन फ्लोर, अंडर रॉक, सैंड और क्रीवाइसेस ऑफ कोरल लीव्स. समुद्री तह, चट्टानें और कोरल लीव्स में जो दरारें मौजूद होती हैं वहाँ पर. अदर पॉलीचेट्स कंस्ट्रक्ट लॉन्ग ट्यूब इन सैंड. कुछ पॉलीचेट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं जहाँ पर म्यूकस सिक्रेट करते हैं और अपनी रिमेनिंग लाइफ ईजिली गुजारते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स इन पॉलीचेट्स, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, द पॉलीचेट्स डेवलप पैरापोडिया. पॉलीचेट जो हैं वो अपनी बॉडी में पैरापोडिया को डेवलप करते हैं. पैरापोडिया क्या होते हैं? पैरापोडिया जो हैं वो एक्सटेंशंस होती हैं जो पॉलीचेट्स की लेटरल साइड्स पर मौजूद होती हैं. यानी पॉलीचेट्स की जो बॉडी है वो सेगमेंटल बॉडी होती है, मेटामेरिक फॉर्म में होती है और उन सेगमेंट्स की लेटरल साइड्स पर कुछ एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं. उन पैरापोडिया के अंदर कुछ रॉड्स मौजूद होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम काइटनियस रॉड कहते हैं. काइटनियस रॉड सपोर्ट दी पैरापोडिया. और बहुत सारे सीटा मौजूद होते हैं पैरापोडिया के ऊपर. सीटा बेसिकली क्या होते हैं? सीटा आर द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. सीटा जो हैं कांटीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरापोडिया के ऊपर मौजूद होते हैं और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं. अब हम इसकी डायग्राम पर फोकस करते हैं. तो ये है पॉलीचेट और ये इसकी सेगमेंटल बॉडी है, मेटामेरिक फॉर्म में होती है. इसकी सेगमेंट्स की लेटरल साइड्स पर कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी. इन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम पर आप फोकस करें तो ये हैं सेगमेंट्स. ठीक है, अब इन सेगमेंट्स की लेटरल साइड्स पर ब्लू कलर के पैरापोडिया शो किए गए हैं. अब इन पैरापोडिया के अंदर रेड कलर के कुछ रॉड्स मौजूद हैं जिन्हें हम काइटनियस रॉड कहते हैं, जो पैरापोडिया की बॉडी को, पैरापोडिया को सपोर्ट करते हैं. अब ये पैरापोडिया है. ठीक है, ये इसके ऊपर इनवेजिनेशंस मौजूद हैं. इनवेजिनेशंस के ऊपर ऑरेंज कलर के सीटा मौजूद हैं जो कि इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. और ये सीटा जो हैं ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कांटीनुमा स्ट्रक्चर. अब आप कह सकते हैं सीटा आर द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन द इनवेजिनेशन ऑफ द पैरापोडिया. नाउ नेक्स्ट, पॉलीचेट्स की बॉडी में 2 एंड मौजूद होते हैं. फर्स्ट एंड को एंटीरियर एंड कहते हैं एंड सेकंड एंड को डॉर्सल एंड कहते हैं. और इसमें 2 पोर्शंस मौजूद होते हैं. फर्स्ट पोर्शन को प्रोस्टोमियम कहते हैं और सेकंड पोर्शन को पेरिस्टोमियम कहते हैं. प्रोस्टोमियम, प्रो मीन्स बिफोर, स्टोमा मीन्स माउथ. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. द प्रोस्टोमियम ऑफ अ पॉलीचेट इज़ अ लोब लाइक स्ट्रक्चर. पॉलीचेट का जो प्रोस्टोमियम होता है वो लोब की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. इट प्रोजेक्ट्स डोर्सली एंड एंटीरियरली फ्रॉम द माउथ. ये जो है प्रोजेक्शन करता है माउथ से, डोर्सल से एंटीरियर की तरफ. इट कंटेन्स मैनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स. इसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं
जैसे कि आइज, पाल्प्स और एंटीना। इट आल्सो कंटेन सिलेटेड पिट्स और ग्रूव्स कॉल्ड नक्कल ऑर्गन। ये कुछ सीलियाँ बनाते हैं और ग्रूव्स बनाते हैं जिसे हम नक्कल ऑर्गन कहते हैं। अब आप नीचे वाली डायग्राम पर फोकस करें तो ठीक है, ये एक डिस्क है, इसके ऊपर रेड कलर की सीलियाँ मौजूद हैं, सिलेटेड पिट्स। नीचे जो हैं वो कुछ ग्रूव्स मौजूद हैं जिसे हम नक्कल ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्टोमियम। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम। जो बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है उस पोर्शन को पेरिस्टोमियम कहते हैं। यानी कि ये है बॉडी, ठीक है, ये उसका फर्स्ट सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट है, तो इस पोर्शन को कहेंगे पेरिस्टोमियम। इट सराउंड्स द माउथ एंड इट बेयर्स सेंसरी टेंटा सेल्स। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन मौजूद होता है उसे सेंसरी टेंटा सेल्स कहते हैं। नाउ अब आप इसकी डायग्राम पर फोकस करें तो ये देखें आप, इसमें जो है इसके फर्स्ट पर क्या मौजूद है, पाल्प्स मौजूद हैं। फर्स्ट पर इसके पाल्प्स मौजूद हैं और इन पाल्प्स के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसे कहते हैं एंटीना, और उसके नीचे 2 और 4 पेयर्स ऑफ आइज मौजूद हैं, और उसके नीचे जो पोर्शन मौजूद है उसे कहते हैं प्रोस्टोमियम, और ये सब प्रोस्टोमियम के सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अब नेक्स्ट देखें तो ये है फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट यानी उसके स्टार्ट पर जो पोर्शंस मौजूद है उसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। अब पेरिस्टोमियम में जो ऑर्गन मौजूद होता है उसे कहते हैं टेंटा सेल्स। अब आप नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो इसमें पहले तो पेयर ऑफ जाज मौजूद है, उसके बाद इवर्टेड फेरिंग्स, उसके बाद पाल्प, नेक्स्ट में आइज़, टेंटा सेल्स, और ये जो सेगमेंट्स के बाहर एक्सटेंशंस मौजूद हैं इन्हें पैरापोडिया कहते हैं। अब आपने इस बात को याद रखना है, जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पर मौजूद होता है पोर्शन उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, और जो फर्स्ट बॉडी पार्ट्स पर मौजूद होता है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, अब प्रोस्टोमियम के ऊपर जो टेंटा सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें प्रोस्टोमियल टेंटा सेल्स कहते हैं, प्रोस्टोमियल टेंटा सेल्स। अब नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इन क्लास पॉलीचीड्स। द एपिडर्मिस ऑफ पॉलीचीड्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कलमनर सेल्स। एपिडर्मिस जो है पॉलीचीड्स का वो मुश्तमिल होता है एक सिंगल लेयर, एक डेड लेयर पर, जो कि बनती है कुछ सेल्स से जिन्हें कहते हैं कलमनर सेल्स। दीज सेल्स सिक्रीट अ प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग क्यूटिकल। ये सेल जो हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोटेक्टिंग नॉन लिविंग क्यूटिकल। सम पॉलीकेट्स आर एपिडर्मल ग्लैंड्स दैट सिक्रीट ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड। कुछ पॉलीकेट्स जो हैं वो कुछ ग्लैंड्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, जो सिक्रीट करते हैं कंपाउंड जिसे कहते हैं ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड, यानी चमकदार किस्म का कंपाउंड। अब आप इस डायग्राम पर देखें तो ये एक लेयर है एपिडर्मिस लेयर, इसके ऊपर रेड कलर के कॉलमनर सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं, और ब्लैक कलर के डॉट जो प्रेजेंट हैं ये हैं ग्लैंड्स, जो कि बनाती हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, और ये सिक्रीट करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट कंपाउंड। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन इन पॉलीचीड्स। वेरियस स्पीशीज ऑफ पॉलीचीड्स कैन वॉक, फास्ट क्रॉल और स्विम। Their longitudinal muscles of one side of the body act antagonistically to the longitudinal muscles of the other side of the body। यानी इनकी बॉडी की एक साइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद है वो एंटागोनिस्टिकली डायरेक्शन शो करता है जो बॉडी के दूसरी साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद है उसके साथ। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिकली डायरेक्शन किसे कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं, यानी इनकी बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। यानी अगर एक बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहा है तो उसी टाइम पर बॉडी का दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, thus they produce undulatory waves।
फिर ये कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं? अनडुलेटरी वेव्स, जिसे कहते हैं बलदार किस्म की वेव्स। These waves move along the length of the body from the posterior end toward the head. The parapodia and seta act against the substrate or water and they produce propulsive force. यही waves जो होती हैं ये body के along the length move करती हैं posterior end से toward the head यानी सर की तरफ। द पैरापोडिया एंड सीटा, जो पैरापोडिया और सीटा इसकी बॉडी पर मौजूद होते हैं वो सबस्ट्रेट और वाटर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं और फोर्स पैदा कर रहे होते हैं, जिस फोर्स को कहते हैं प्रोपल्सिव फोर्स, धकेलने वाली फोर्स। The longitudinal muscles of one side of the segment contract. अगर longitudinal muscle का एक साइड का सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पैरापोडिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो सख्त हो जाएगा और बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी कि माउथ से वो क्या हो जाएगा, बाहर की जानिब निकल आएगा। The period and amplitude of undulatory wave increases when polychaetes change from a slow crawl to swimming. उसके बाद जो है बॉडी में polychaetes जो है वो अपनी लोकोमोशन ईजिली करते हैं, चाहे वो वॉक करें, स्लो क्रॉल करें या स्विमिंग करें, तो वो बलदार किस्म की वेव्स होती हैं तो वो ईजिली आ जा सकते हैं। लोकोमोशन इन पॉलीचेट्स। अब आप इस डायग्राम पर फोकस करें तो जब एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पैरापोडियल मसल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स और अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। यानी कि पैरापोडिया के अंदर क्या होती है, ये लूप बनाते हैं और वही लूप यानी अमूमन तो आप देखते हैं ना कि जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो वो अपना साइज़ भी शॉर्ट कर लेती है, लेकिन ये जो है अपना साइज़ मेंटेन रखते हैं और क्या होता है जब ये दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि इन पर फोर्स पड़ती है और इनका जो लोब है वो बाहर की जानिब निकलता है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है और जो इनके ऊपर पैरापोडिया मौजूद होते हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी बाहर की जानिब निकल जाते हैं। अब नीचे देखें तो पैरापोडिया की आप सिचुएशन देखें, कंडीशन देखें तो ये दो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि रिलैक्स कंडीशन में हैं। अब इनके दरमियान जो लूप मौजूद था वो क्या होता है, अंदर की तरफ दब जाता है और उसके ऊपर जो पैरापोडिया होता है वो भी अपना साइज़ शॉर्ट कर लेता है। यानी जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे तो पैरापोडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पैरापोडियल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। अब आप सेकंड डायग्राम में देखें तो ये एक किस्म की बॉडी वॉल मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की जो डायरेक्शन है वो शो की गई है और इसके अंदर जो है एंटागोनिस्टिक पेयर्स मौजूद है 1 2 3 यानी 3 पेयर्स मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अंदर की जानिब दबा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्शन में है और ये बाहर की जानिब निकला हुआ है तो ये रिलैक्स हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये अंदर की जानिब है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बाहर की जानिब है तो ये रिलैक्स हो रहा है, ये बाहर की जानिब उभरी हुई जगह है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहा है, ये अंदर की जानिब है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें 3 पेयर्स जो है मौजूद हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के और इसमें आपने ये तो जान लिया कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कौन सी डायरेक्शन शो करते हैं, एंटागोनिस्टिक डायरेक्शन, जिसमें उनकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। अब आपने ये भी जान लिया है कि पैरापोडिया तब कौन सी डायरेक्शन शो करते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पैरापोडियल मसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी लूप का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और पैरापोडिया भी अपने साइज़ को इंक्रीज़ करके प्रोटेक्ट बाहर की जानिब निकल जाएगा। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे तो पैरापोडिया जो हैं वो अंदर की जानिब दब जाएंगे, उनका लूप और पैरापोडिया भी अपना साइज़ शॉर्ट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट है फीडिंग एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन क्लास पॉलीचीट्स। इसका फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ पॉलीचीट इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब। पॉलीचीट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो स्ट्रेट ट्यूब पर मुश्तमिल होता है और इसे दो चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं, फर्स्ट मेसेंट्रीज एंड सेकंड सेप्टा सपोर्ट द डाइजेस्टिव ट्यूब इन द बॉडी। मेसेंट्रीज मीजन कहते हैं मिडिल को, एंटीरॉन कहते हैं इंटेस्टाइन को। डबल लेयर फोल्डिंग होती है पेरिटोनियम की इनके इंटेस्टाइन के अराउंड और इसका काम होता है इंटेस्टाइन को अपनी जगह पर होल्ड करना। सेप्टा यानी इनकी बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद होते हैं और हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से सेपरेट होता है, इसके लिए सेप्टा यूज़ होता है। द एंटीरियर रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंटीरियर रीजन होता है उस पर फेरिंग्स मौजूद होती हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस में स्पेशल स्लोमिक फ्लूइड प्रेशर होता है और प्रोटेक्टर मसल्स होते हैं। ये जो स्लोम होता है ना, इसमें फ्लूइड मौजूद होता है और यही प्रेशर को जनरेट करता है और प्रोटेक्टर मसल्स का काम होता है बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्सटेंड करना। दीज मसल्स एंड स्लोमिक प्रेशर कैन प्रोटेक्ट द प्रोबोसिस थ्रू द माउथ। यही मसल्स और स्लोमिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, इसको माउथ से बाहर निकालता है प्रोबोसिस को। नेक्स्ट है फीडिंग बिहेवियर। यूज़ देयर प्रोबोसिस टू कैप्चर प्रे। ये अपनी प्रोबोसिस को इस्तेमाल करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए और इनमें कुछ पॉइजन ग्लैंड्स भी होते हैं। कुछ इनमें से हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल को ईट करते हैं, कुछ सिक्वेंचर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं और कुछ डिपॉजिट फीडिंग पॉलीचीट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं मैरीन सेंडिमेंट से। नेक्स्ट है डाइजेशन इन पॉलीचीट्स। The digestive tract consists of pharynx, a crop and a breathing gizzard. इसका जो digestive tract होता है वो एक strong line intestine पर मुश्तमिल होता है और इसमें फर्स्ट जो होता है anterior region पर pharynx मौजूद होता है, उसके बाद क्रॉप मौजूद होती है जो स्टोरेज सैक के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसके बाद गिज़र्ड मौजूद होती है जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होती है और उसके बाद इंटेस्टाइन का पार्ट मौजूद होता है जो कि स्ट्रॉन्ग लाइन ट्यूब की तरह होता है। वेस्ट मटेरियल जितना भी इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट होता है इंटेस्टाइन से गुजरकर कास्टिंग की सूरत में। कास्टिंग जो होती है वो लिक्विड होता है जो मोल्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है एज ए स्फेरिकल फॉर्म। ये इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है। पॉलीचीट्स आर फिल्टर फीडर। सम पॉलीचीट्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं यानी वाटर को फिल्टर करते हैं और वहीं से अपनी खुराक को पिकअप करते हैं। कुछ में प्रोबोसिस नहीं होती, ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि फैन वर्म्स, रेड्यूल्स यानी फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे रेड्यूल्स बनते हैं और इन्हीं रेड्यूल्स के ऊपर मौजूद होते हैं सीलिया। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये रेड्यूल्स हैं, इनके ऊपर मौजूद हैं इस तरह से सीलिया। इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करते हैं और जितना भी फूड पार्टिकल होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको ग्रूव के ज़रिए से एंटर करते हैं। फीडर होते हैं अनदर फिल्टर फीडर चैटोपटेरस लिव इन यू शेप ट्यूब। और कुछ फिल्टर फीडर होते हैं जैसे कि चैटोपटेरस जो कि यू शेप ट्यूब में रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यह चैटोपटेरस जो कि किस में रहते हैं, यू शेप ट्यूब में रहते हैं और इनके अंदर स्लेटेड ग्रूव मौजूद होती हैं। ऊपर इनका माउथ होता है, नीचे म्यूकस बैग होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं और बाद में ये इन्हीं फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं। म्यूकस बैग कलेक्ट फूड पार्टिकल्स यानी ये यू शेप ट्यूब जो होती है म्यूकस बैग को सिक्रीट करती है और जितना भी फूड पार्टिकल होता है वो इसमें गैदर हो जाता है। द पैरापोडिया ऑफ सेगमेंट्स,
पैरापोडिया में जो सेगमेंट 14 to 16 होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फैंस में, और ये फ़ैन जो है एक करंट क्रिएट करते हैं जिसे फिल्ट्रेशन करंट कहते हैं, और उसके बाद ये म्यूकस बैग जो होता है वो उस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इजेशन। एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ट्यूब ड्वेलिंग पॉलीचेट्स। जो ट्यूब में रहने वाले पॉलीचेट्स होते हैं ये इनके लिए प्रॉब्लम होती है कि ये अपने वेस्ट मटेरियल को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। सम पॉलीचेट्स लिव इन ट्यूब। कुछ पॉलीचेट्स जो है वो ट्यूब में रहते हैं लेकिन उनकी दोनों साइड्स ट्यूब की जो होती हैं वो ओपन होती हैं। और सर्कुलेटिंग वाटर कैरी अवे द वेस्ट। वाटर को सर्कुलेट करते हैं और उस वेस्ट को सर्कुलेटिंग वाटर से दूर ले जाते हैं। सम लिव इन द ट्यूब्स दैट ओपन एट वन एंड। कुछ जो होते हैं वो ऐसी ट्यूब में रहते हैं जिनकी एक एंड जो है वो ओपन होती है, यानी कि जिनकी एक एंड क्या होती है, ओपन होती है। उसके बाद वो अपने वेस्ट मटेरियल को किस तरह एलिमिनेट करते हैं, वो अपनी बॉडी को टर्न अराउंड कर लेते हैं, टर्न अराउंड करते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। और कुछ होते हैं जिनमें क्या होती हैं, सीलरी ट्रैक्ट्स मौजूद होती हैं, और इन्हीं सीलरी ट्रैक्ट्स की मदद से वो ट्यूब ओपन होती है और जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन इन ग्लास पॉलीचेट्स। फर्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेटरी गैस डाइफ्यूज थ्रू द बॉडी वॉल। द पैरापोडिया इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज। रिस्पायरेटरी गैस जो है वो डाइफ्यूज़ होती है बॉडी वॉल के ज़रिए, और पैरापोडिया जो है वो इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया गैसेज एक्सचेंज का। इन मैनी पॉलीचेट, बहुत सारे पॉलीचेट में कुछ गिल्स मौजूद होते हैं उनके पैरापोडिया पर, जिसे हम पैरापोडियल गिल्स कहते हैं, जो कि मज़ीद सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। पॉलीचेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट के तौर पर। द रिस्पायरेटरी पिगमेंट आर डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है वो डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा में, जैसे कि हम ह्यूमंस का रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स इन अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ब्लड इज़ कलरलेस, ग्रीन और रेड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पायरेटरी पिगमेंट। इनका जो ब्लड है वो डिपेंड कर रहा होता है रिस्पायरेटरी पिगमेंट पर। नेक्स्ट है इसके सर्कुलेशन पैटर्न, यानी ब्लड जो है वो किस तरह से सर्कुलेट होता है। फर्स्ट है डोर्सल आयोटा। द डोर्सल आयोटा ऑफ पॉलीचेट सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट एज कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। डोर्सल आयोटा जो होता है पॉलीचेट का वो एक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स के तौर पर। डोर्सल आयोटा लाइज जस्ट अबव द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डोर्सल आयोटा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर मौजूद होता है। द प्रोपेल ब्लड फ्रॉम रियर टू फ्रंट। ये ब्लड को धकेलता है पीछे से आगे की तरफ। नेक्स्ट है वेंट्रल आयोटा। इट इज़ प्रेजेंट वेंट्रल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। इट प्रोपेल्स ब्लड फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। ये ब्लड को धकेलता है आगे से पीछे की तरफ। नेक्स्ट है सेगमेंटल वेसल्स। 2 or 3 sets of segmental vessels are present between dorsal and ventral vessels। 2 या 3 सेट होता है सेगमेंटल वेसल्स का जो मौजूद होता है डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स के दरमियान। सेगमेंटल वेसल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेंट्रल आयोटा एंड ब्रेक इनटू कैपिलरी बेड्स इन द गट एंड बॉडी वॉल। जितना भी सेगमेंटल वेसल्स होती हैं वो ब्लड को रिसीव करती हैं वेंट्रल आयोटा से और इसे ब्रेक कर देती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज में, जो कि मौजूद होती हैं उसकी गट और बॉडी वॉल में। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो दोबारा से इसे इकट्ठा करती हैं सेगमेंटल वेसल्स में, और यही वेसल्स जो हैं ब्लड को डिलीवर करती हैं डोर्सल आयोटा में। अब आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो है ये है गट, उसके बाद उसके ऊपर मौजूद है रेड कलर का डोर्सल ब्लड वेसल्स और गट वॉल कैपिलरीज। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये है पैरापोडियल कैपिलरीज। यही कैपिलरीज जब ब्रेक होती हैं तो बाद में ये अपने आप को क्या कर लेती हैं, यूनाइट, इकट्ठा कर लेती हैं दोबारा से और ब्लड को पहुंचा देती हैं डोर्सल आयोटा में।
Nervous and sensory functions in class polychaetes. The annate nervous system includes a pair of suprapharyngeal ganglia. It is connected to a pair of subpharyngeal ganglia by circumpharyngeal connectives. यानी कि जितना भी नर्वस सिस्टम है इन सबको कनेक्ट कर रहे हैं सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव्स, ठीक है। दीज कनेक्टिव्स रन डोर्सोवेंट्रली अलोंग बोथ साइड ऑफ द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स की दोनों तरफ रन करते हैं डोर्सोवेंट्रली। देन इस नर्वस सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और दूसरी होती है गैंग्लिया। और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी मूव करती है और इसमें दो किस्म के फाइबर्स मौजूद होते हैं, एक होता है स्मॉल फाइबर्स और एक होता है जॉइंट फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट होती है दूसरा कंपोनेंट जो है वो है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया जो होती है कलेक्शन होती है सेल बॉडीज़ की, यानी जितनी भी नर्व सेल बॉडीज़ जो है एक ही जगह पर कलेक्ट होती हैं उन्हें गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेगमेंटल गैंग्लिया। सेगमेंटल गैंग्लिया यानी जो गैंग्लिया सेगमेंट्स पर मौजूद होते हैं उसे कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया। इनके फंक्शंस होते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन करवाते हैं स्विमिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट्स में। इनका जो हर सेगमेंट होता है वो एक दूसरे से सेपरेटली एक्ट कर रहा होता है, बट दे आर क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद द नेबरिंग सेगमेंट्स। बट ये जो हैं क्लोजली कोऑर्डिनेशन करवा रहे होते हैं अपने नेबरिंग सेगमेंट्स के साथ। अब आप इस डायग्राम पर फोकस करें तो ये देखें, ये है इस पर सेगमेंट्स पर जो गैंग्लिया मौजूद है इन्हें कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया, ठीक है। इनके फंक्शंस भी पीछे डिस्कस किए हैं कि ये कोऑर्डिनेट करवाते हैं स्विमिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट में। वैसे तो ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटली एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूरी होता है अपने नेबरिंग सेगमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है सबफेरेंजियल गैंग्लिया। सबफेरेंजियल गैंग्लिया यानी फर्स्ट सेगमेंट पर जो गैंग्लिया आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें कहते हैं सबफेरेंजियल गैंग्लिया। इनका जो फंक्शन होता है ये क्या करते हैं, अपनी तो गैंग्लिया से लोकोमोशन करवा ही रहे होते हैं, बट उसके साथ भी जो मौजूद होता है उससे भी, लेकिन जो इनके डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं गैंग्लिया उनको भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। और है ये सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया। सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया जो है वो कंट्रोल करते हैं मोटर और जितने भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये जो है सेंसरी फंक्शंस के ऊपर मौजूद होते हैं इसलिए इन्हें सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया कहते हैं। और इन तमाम को जो चीज़ कनेक्ट कर रही होती है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव्स। अब नेक्स्ट है सुप्राफ्रेंजियल गैंग्लिया। दे कंट्रोल मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर फीडिंग एंड सेंसरी फंक्शंस एसोसिएटेड विद फॉरवर्ड लोकोमोशन। Ventral nerve cord, it has small diameter fibers. These fibers coordinate locomotion. इसमें दो तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं, स्मॉल फाइबर एंड जॉइंट फाइबर। स्मॉल फाइबर का फंक्शन होता है कि ये लोकोमोशन में कोऑर्डिनेशन करवाते हैं और लोकोमोशन करवाते हैं, हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। वेंट्रल नर्व कॉर्ड आल्सो कंटेन जॉइंट फाइबर्स। जॉइंट फाइबर्स का फंक्शन होता है कि एस्केप रिएक्शन या एस्केप रिस्पॉन्स शो करवाते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइबर का जो डायमीटर होता है वो होता है 4 माइक्रोमीटर। 1 सेकेंड में 1/2 मीटर की स्पीड से नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जॉइंट फाइबर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर। ये 1 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। स्मॉल फाइबर का डायमीटर होता है 4 माइक्रोमीटर और जॉइंट फाइबर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आप इस डायग्राम पर फोकस करें तो ये हैं जॉइंट फाइबर्स और ये हैं स्मॉल फाइबर्स, ठीक है। स्मॉल फाइबर्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और जॉइंट फाइबर जो हैं वो एस्केप रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट है आइज़। पॉलीचेट है वेरियस सेंसरी स्ट्रक्चर। 2 to 4 pairs of eyes are present on the surface of the prostomium. प्रोस्टोमियम की सरफेस पर 2 या 4 पेयर्स जो होते हैं आइज़ के मौजूद होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉर्निया, अ लेंस एंड विट्रियस बॉडी। यानी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये
इसके जो बाहर है ये कॉर्निया मौजूद है, इसके अंदर लेंस मौजूद है और ये है विट्रियस बॉडी, ये है आई। ठीक है, बाहर कॉर्निया मौजूद है, अंदर लेंस और ये विट्रियस बॉडी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नक्कल ऑर्गन्स। दीज आर पेयर ऑफ सिलेटेड सेंसरी पिट्स इन द हेड रीजन। ठीक है, इसमें सिलेटेड पिट्स होती हैं हेड रीजन में मौजूद। नेक्स्ट, नक्कल ऑर्गन आर कीमो रिसेप्टर्स फॉर फूड डिटेक्शन। नक्कल ऑर्गन जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं फूड को डिटेक्ट करने के लिए, जितना भी केमिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। स्टेटोसिस्ट, दे आर प्रेजेंट इन द हेड रीजन, ये मौजूद होते हैं हेड रीजन में। टेक्टाइल सेंसेस, सिलेटेड ट्यूबर सेल्स, रिजेस एंड बैंड्स कंटेन रिसेप्टर फॉर टेक्टाइल सेंसेस। ये जो तमाम होते हैं ये टेक्टाइल सेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये बॉडी वॉल को कवर करते हैं, जितनी भी बॉडी वॉल होती है ये उसको कवर कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। हमने पहले एक्सक्रीशन को डिस्कस करना है। फाइलम एनलिडा जो है इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनलिड्स आर मोर एक्टिव। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जितने भी एनलिड में मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वाटर आयंस की बैलेंस रेगुलेशन के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनलिड्स आर कॉल्ड नेफ्रीडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिकीड्स हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ कम ही होंगे जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अडाप्टेशन कर लेते होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, एफिशिएंट ऑस्मो रेगुलेटरी एबिलिटीज़ जो हैं चंद पॉलिकीड्स में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिकीड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में अडाप्टेशन कर लेते हैं। एनलिड हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, फर्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया, सेकेंड मेटानेफ्रीडिया। अब नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, इसे हम ट्यूबुलर सिस्टम भी कहते हैं। ट्यूबुलर सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एंटायर बॉडी वॉल के अराउंड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, रन कर रही होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉडी वॉल और इसके दरमियान जो है वो ट्यूब्यूल रन कर रही हैं। अब हमने इसकी ट्यूब्यूल का एक पार्ट जो है वो बड़ा कर देखना है, तो कुछ इस तरह से इसका वन एंड जो होता है वो बल्ब लाइक होता है और इसका जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड कनेक्ट होता है वो उसकी ओपनिंग हो रही होती है, उसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। जो बल्ब लाइक होता है इसे कहते हैं फ्लेम सेल्स। इसके अंदर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं जो आपस में बीट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी कनेक्टेड होता है उस एंड को क्या कहा जाता है, नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं इनकी जो बॉडी वॉल है वो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इनके सेगमेंट्स के दरमियान में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये बल्ब लाइक पोर्शन इस फ्लूइड को पिकअप करेगा और बॉडी से बाहर की जानिब निकाल देगा। अब ये बल्ब लाइक पोर्शन फर्स्ट सेगमेंट से इस फ्लूइड को पिकअप करेगा और सेकंड सेगमेंट से बाहर की जानिब निकाल देगा। अब इनकी बॉडी वॉल के बाहर जो होते हैं ऊपर क्या मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, स्मॉल पोर्स। इनका काम होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसे बाहर की जानिब एलिमिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है मेटानेफ्रीडिया। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो एक बल्ब लाइक पोर्शन होता है जो जितना भी फ्लूइड होता है वो उसे पिकअप करके बॉडी से बाहर की जानिब निकाल देता है। मेटानेफ्रीडिया ओपन स्लेटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नेफ्रोस्टोम कहते हैं। अब नेफ्रोस्टोम का काम होता है कि इसके स्लोम में फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को पिकअप करना। इसका काम होता है कि इसके स्लोमिक फ्लूइड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको पिकअप करता है। ये जो टाइप होती है ना ये थोड़ी सी एडवांस होती है। अब जो इसकी टिब्यूल होती है ना वो होती है कन्वोलेटेड टिब्यूल इसमें प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं बलदार टिब्यूल। अब इसके ऊपर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ ही साथ कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस जो है वो मूव कर रहे होते हैं और वो इन कैपिलरीज के अंदर डाइफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर से गुजरते हुए वाटर और आयंस इनके अंदर से गुजरते हुए नेफ्रीडियोपोर से बाहर की जानिब निकाल दिए जाते हैं। ठीक है,
अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इनमें एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बलदार किस्म की ट्यूब्यूल। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और जितने भी वाटर और इम्पॉर्टेंट आयंस बाहर की जाने मूव कर रहे होते हैं वो इन कैपिलरीज में डायफ्यूज़ हो जाते हैं और बाद में ये नेफ्रिडियोपोर जो नीचे प्रेजेंट होती हैं वो इन वाटर और आयंस को बाहर की जानिब निकाल देती हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये है ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से गुजरते हुए नेफ्रिडियोपोर से बाहर की जानिब निकाल दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्लोरागोगन टिश्यू। बाज़ जो पॉलीचीट्स हैं उनमें ये क्लोरागोगन टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एसोसिएट करते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। इनका फंक्शन होता है अमीनो एसिड में मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम पॉलीकेट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग और ट्रांसफर फिशन। बडिंग यानी ये बाज़ पॉलीकेट्स जो है अपनी बॉडी में बर्ड्स बनाते हैं और बाद में उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ट्रांसफर फिशन, एक बॉडी टू हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों हाफ्स उसी पार्ट को डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मोस्ट पॉलीकेट्स आर डाइशियस, यानी डाइशियस मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। गोनेट्स डेवलप मासेस ऑफ गैमेट्स, दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिलोमिक पेरिटोनियम। गोनेट्स अक्कर इन एवरी बॉडी सेगमेंट इन प्रिमिटिव एनिमल्स। गोनेट जो है वो गैमेट का मास डेवलप करते हैं और ये प्रोजेक्शन करवाते हैं सिलोमिक पेरिटोनियम से। इन प्रिमिटिव यानी जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, गोनेट्स जो हैं वो उनकी हर बॉडी के सेगमेंट में अक्कर होते हैं। मोस्ट पॉलीकेट्स हैव गोनाड्स लिमिटेड टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स। गोनाड्स आर शेड इनटू द सेलोम। मैच्योर फीमेल वॉर्म्स आर पैक्ड विद एग्स। गैमेट जो हैं वो जितने भी गैमेट्स होते हैं वो सेलोम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, वहीं पर मैच्योर होते हैं। और इनको बॉडी से एग्जिट करने के दो तरीके होते हैं बाहर निकालने के, एक तो ये नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए बाहर निकाले जाते हैं और दूसरा जब इनकी बॉडी रप्चर होती है तो जितने भी अडल्ट होते हैं वो मर जाते हैं। चंद पॉलीकेट्स ऐसे हैं जिनमें सेपरेट गोनोडक्ट्स मौजूद होती है जो कि इनकी प्रिमिटिव कंडीशन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। बहुत ज़्यादातर जो पॉलीकेट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। सम स्पीशीज़ जो होती हैं वो कॉपुलेट करती हैं। अ यूनिक कॉपुलेटरी हैबिट इज़ फाउंड इन प्लेटिनेरिस मेगालोप्स। मेल और फीमेल जो है वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के इख्ताम में अपनी फीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। मेल एंड फीमेल जो है वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी बॉडी को एक दूसरे के साथ कॉइल कर लेते हैं। मेल जो है वो इंसर्ट करता है एनस फीमेल के माउथ में। ये है प्लेटिनेरिस मेगालोप्स की डायग्राम। नेक्स्ट है एपिडॉकी। द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड एपिडॉकी, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन को एपिडॉकी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को एपिडॉक कहते हैं, ठीक है। एपिडॉक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में से है। इनकी बॉडी में बड बन जाते हैं और उस बड से एक बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट को एडॉक और दूसरे पार्ट को एपिडॉक कहते हैं, ठीक है। एपिडॉक की जो बॉडी है वो टू बॉडी रीजन्स में मॉडिफाई होती है। एंटीरियर सेगमेंट जो है वो परफॉर्म होते हैं नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शंस पर, वाइल पोस्टीरियर सेगमेंट जो है वो फिल हो जाते हैं गैमेट्स के साथ। इसकी कॉमन एग्जांपल है सैमन प्लालो वॉर्म, ठीक है। ये जो हैं वो सी बॉटम्स में अपनी सारी ज़िंदगी कोरल बरोज में गुजार लेते हैं और हर नवंबर को फुल मून होते ही एक हफ़्ते बाद ये वॉर्म उस बरोज से बाहर निकल आते हैं, जो इनकी बॉडी का स्पेशल सेगमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। इनकी बॉडी के सेगमेंट से कट ऑफ हो जाते हैं और समंदर की सरफेस से फ्लॉट करना शुरू कर देते हैं। अब जो इससे कट ऑफ हो जाते हैं उन्हें एपिडॉक कहते हैं और जो नीचे पड़े रह जाते हैं उन्हें एडॉक कहते हैं। यानी जो इनसे क्या हो गए, कट ऑफ हो गए, उनको कहते हैं एपिडॉक और जो नीचे पड़े रहते हैं उनको कहते हैं एडॉक। एपिडॉक यानी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, एपिडॉक। यानी जो वाटर की सरफेस में फ्लॉट करना शुरू कर देता है उसे कहते हैं एपिडॉक और जो नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होता है उसे कहते हैं एडॉक, जो कि नीचे पड़ा रह जाता है। नेक्स्ट इज स्वार्मिंग। रिलीज ऑफ मैनी गैमेट्स बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्वार्मिंग, ठीक है।
वाटर कलर जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में स्पर्म और एग रिलीज़ होते हैं। एपिटॉक फॉर्मेशन इनके लिए तो बेनिफिशियल होती है क्योंकि जब प्रेडेटर इनकी पॉपुलेशन पर अटैक करते हैं तो सिर्फ जो है ना एपिटॉक की जो है पॉपुलेशन इफ़ेक्टेड होती है, एटॉक की नहीं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं एटॉक, वो बिल्कुल ही सेफ़ रहते हैं वाटर सरफेस के नीचे, इसीलिए प्रेडेटर जो है वो इनके एंटायर पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो है इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं सेम टाइम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए और एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाते हैं। तो स्वामिंग जो है वो इंश्योर करती है कि लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो मौजूद होते हैं राइट प्लेस और राइट टाइम। Next is swarming of vast numbers of individuals for brief period provide a great chance to the predator. However, vast number of prey are available for only short period during the year. ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में एग्स और स्पर्म जो है वो एपिटॉक रिलीज़ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ही इंडिविजुअल्स बचते हैं क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए प्रे अवेलेबल होते हैं। तो जितने प्रेडेटर होते हैं वो इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं होने देते, ख़त्म कर देते हैं, और कुछ ही जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच जाते हैं। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट। एग जो है वो क्लीवेज बनाती है जिसे कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज, और लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। अब हम कह सकते हैं कि पॉलीकेट्स में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है। अब जो ये लार्वा है इसका एनल रीजन होता है, ठीक है, इनके एनल रीजन में बड की हेल्प से सेगमेंट्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनके एनल रीजन में बड की मदद से सेगमेंट्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। अब वो जैसे जैसे इनकी बॉडी के सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो इनका लार्वा जो है वो सबस्ट्रेट में सेटल हो जाता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट में इनका लार्वा सेटल होगा और जो नए सेगमेंट्स हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे पोस्टीरियर साइड में, और जो एंटीरियर एंड है पॉलीकेट का वो ओल्डेस्ट एंड होगा। और कुछ ऐसे पॉलीकेट्स हैं जिनमें ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नहीं होता, तो वो क्या करवाते हैं, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। MCQs हैं जो कि इस ओवरऑल टॉपिक से लिए गए हैं। नंबर 1 MCQs, पैरापोडिया आर प्रेजेंट इन क्लास हिरोडीना, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है, पैरापोडिया जो है वो मौजूद होते हैं क्लास पॉलीचीटा में। Parapodia are the extension which is present on anterior sides, posterior sides, lateral side. Parapodia में जो extensions मौजूद होती हैं वो किस तरफ मौजूद होती हैं, lateral sides पर मौजूद होती हैं segments की। ठीक है, Parapodia कहाँ मौजूद होते हैं, lateral sides पर segment के। Number of species of polychaetes are 2300, 5300, 4300। जैसे कि हमने इसके जनरल इंट्रोडक्शन में इसकी करेक्टरिस्टिक्स में देखा है कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो है पॉलीचीट्स में 5300 प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इन पॉलीचीट्स फूड इज स्टोर्ड इन गिज़र्ड, क्रॉप, फेरिंग्स। फूड जो है पॉलीचीट की बॉडी स्टोर करती है क्रॉप में। क्रॉप जो है एज अ फूड स्टोरेज सैक यूज़ होता है। पैरापोडियल गिल्स आर प्रेजेंट इन सम। पैरापोडिया के ऊपर कुछ गिल्स मौजूद होते हैं जिन्हें पैरापोडियल गिल्स कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं क्लास पॉलीचीटा में। नकल ऑर्गन्स आर टेक्टाइल, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। नकल ऑर्गन्स आर कीमो रिसेप्टर, ये फूड डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है द लार्वा डिवेल्प्ड इन पॉलीचीट्स इज़ बायोपेंड्रिया, मियासिस, ट्रोकोफोर। लार्वा जो है वो कौन सा लार्वा डिवेल्प करते हैं पॉलीचीट अपनी बॉडी में, ट्रोकोफोर लार्वा। The parapodia of segment dash are modified into fans 14 to 16। कौन से सेगमेंट पैरापोडिया जो है मॉडिफाइड करते हैं फैंस में, 12 to 13, 14 to 16, 19 to 21। 14 to 16 इसका करेक्ट आंसर। हाउ मैनी गैंग्लियन आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ पॉलीचीट्स। कितने गैंग्लिया मौजूद होते हैं पॉलीचीट के नर्वस सिस्टम में, 4, 3, 8, 3। ठीक है, सेगमेंटल गैंग्लिया, सुप्राफ्रेंजियल और सबफ्रेंजियल गैंग्लिया। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्वार्मिंग, फर्टिलाइजेशन, एपिटॉकी। द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड एपिटॉकी। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने पॉइंट्स रह गए होंगे वो थ्रू डायग्राम क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वीडियो के एंड में अच्छा सा फीडबैक लाजमी देना है और सर के चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और अल्लाह हाफिज़।